बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने उन क्रमचयों के बारे में पढ़ा जिसमें वस्तु जो है वो भिन्न भिन्न होते थे। क्रमचयों में वस्तु 2 बार या 3 बार आए हुए रहते थे तो हम उसको किस तरीके से उनका क्रमचय ज्ञात करते थे इसके बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम उन क्रमचयों के बारे में जानेंगे जहां वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती हो। वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती हो का मतलब यह है कि किसी भी क्रमचय में वस्तु एक क्रमचय में वस्तु कई बार लिया जा सके। क्रमचयों की संख्या अलग अलग होती है। पहले क्रमचय में भी उसी वस्तु को लें हम, दूसरे क्रमचय में भी हम उसी वस्तु को लें। तो यहाँ पर जब वस्तु को बार बार लेते हैं तो हम उसको वस्तुओं की पुनरावृत्ति होना कहते हैं बोलचाल की भाषा में। अब इसमें हम ये देखते हैं कि n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार ली जा सके। अब हमको उनका क्रमचय ज्ञात करना है कि n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तु लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार ली जा सके। यहाँ पर हमारा जो वस्तु है n वस्तु, असमान वस्तु मतलब अलग अलग है, और उन असमान वस्तु n असमान वस्तुओं में से r वस्तु को लेना है। अब हम ये जानते हैं कि n असमान वस्तुओं में से किसी एक स्थान के लिए n असमान वस्तु को हम n प्रकार से भर सकते हैं। हम इसको ये बोल सकते हैं कि पहले स्थान के लिए n असमान वस्तु को n प्रकार से भर सकते हैं। हमारा जो पहला वस्तु है और स्थान भी n है, n असमान वस्तु को हम n प्रकार से भर सकते हैं। चाहे हम उसको पहले स्थान में रखें, चाहे दूसरे में रखें, चाहे तीसरे में रखें, चाहे चौथे में रखें, किसी भी स्थान में हम n प्रकार से रख सकते हैं पहले स्थान के लिए। अब हम दूसरे स्थान के लिए जब आते हैं और हमको प्रश्न में ये बोला है कि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार भी ली जा सके। मतलब ये कि जब हम दूसरा स्थान के लिए लेंगे तो दूसरे स्थान में भी हम वस्तु को तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में हम पहले स्थान में भी उस वस्तु को रख सकते हैं, दोबारा भी रख सकते हैं वहां पर। तो दूसरे स्थान के लिए दूसरे स्थान के लिए भी n
असमान वस्तु को n प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमको ये बोला है कि वस्तु चाहे कितनी बार भी प्रयोग में ली जा सके, और जब कितनी बार में प्रयोग में ली जा सके बोल रहे हैं तो हम पहले जगह में भी उस वस्तु को लिख सकते हैं। और जब हम पहले जगह में भी रख देंगे तो इस तरीके से जो क्रमचय का नियम है, दो क्रियाएं जो होती है वो साथ साथ चलती है, तो पहले दो स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। अतः पहले दो स्थान को, अब पहले दो स्थान को हम n गुणित n, पहले स्थान को भी हम n तरीके से भर सकते हैं, दूसरे स्थान को भी हम n तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि क्रमचय के मूल सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि दो क्रियाएं जब साथ साथ चलती है तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या उनके गुणनफल के बराबर होती है। m गुणित n करके पहला दिन बताए थे हम आप लोगों को। तो पहले दो स्थान को हम n गुणित n या n की घात 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब जब हम पहले दो स्थान को n की घात 2 प्रकार से भर सकते हैं, तो हम जब तीसरे स्थान में आएंगे तो तीसरे स्थान को भी हम n प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि चाहे कितनी बार प्रयोग में ली जा सके बोल रहे हैं, हम उसी वस्तु को फिर से उपयोग कर सकते हैं तीसरे स्थान के लिए भी। तो इसको हम ये बोल सकते हैं इसी प्रकार n प्रकार से तीसरा चौथा स्थान भी भरा जा सकता है। तीसरा चौथा पांचवा जो भी स्थान है वो सभी n प्रकार से भरे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जितना स्थान होता है उतना n की घात प्रकार से हम उन स्थानों को भर सकते हैं। जितना जैसे 2 स्थान होगा तो n की घात 2 आ गया। जब हम तीसरा स्थान को n प्रकार से भरेंगे तो फिर उसमें n का गुणा हो जाएगा। जब n का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n की घात 3। चौथे स्थान को जब हम n प्रकार से भरेंगे तो फिर n का गुणा हो जाएगा। तो n के घात 3 में जब n का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, वो n का घात 4। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि r स्थान को, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि r स्थान को n की घात r प्रकार से भरा जा सकता है। r स्थान को n की घात r प्रकार से भरा जा सकता है, या इनका जो क्रमचयों की संख्या होगी, क्रमचयों की संख्या यहाँ नीचे बराबर लिख देते हैं n की घात r। इस तरीके से जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है और n असमान वस्तुएं हैं और r स्थान है और वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उन r स्थानों को हम n की घात r प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वस्तुओं के पुनरावृत्ति का क्रमचयों की संख्या निकालने का हमको सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बस यही एक छोटा सा था। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके प्रश्नावली में। बिल्कुल कम सवाल है, छोटे छोटे से सवाल हैं। 1-2 सवाल देखते हैं इसके, बाकी सवाल फिर आप लोगों से बन जाएंगे। अब इसको आप लिख लिए होंगे। चलिए अब इसको मिटा करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, और इसका जो सार चीज है बोलना चाहिए, उस सार चीज को हमने साइड में लिख दिया है, जो आपको प्रश्नों को हल करने में सहयोग प्रदान करेगा।
इस प्रश्नावली 5.5 का हम प्रश्न लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न ले लें कि किसी व्यक्ति ने 6 पत्र लिखे, यदि उस नगर में 3 डाकखाने बोलते हैं पोस्ट ऑफिस को। कई बार ऐसा शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आता प्रश्न में कि डाकखाने लिखा, तो डाकखाने क्या है? पोस्ट ऑफिस को ही डाकखाने कहते हैं। कि किसी व्यक्ति ने 6 पत्र लिखे, यदि उस नगर में 3 डाकखाने हो तो बताइए वह कितनी प्रकार से पत्र डाकखाने में डाकखानों में डाल सकता है। कितने प्रकार से पत्र डाकखानों में डाल सकता है का मतलब हमको उसके द्वारा जो पत्र डालने का प्रकार है, उसके जो क्रमचयों की संख्या है, वही क्रमचयों की संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके हल में देखते हैं कि जो पहला व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने 6 पत्र लिखे, तो व्यक्ति का पहला पत्र हमारे पास डाकखानों की संख्या कितनी है? 3 है। तो अब जैसे कि आपका कोई शहर हो या गांव हो, आप देखते होंगे कि यदि शहर बड़ा रहता है तो हर चौक में डब्बे लगे होते हैं, या बड़ा शहर है तो बड़े बड़े मोहल्ले में एक पोस्ट ऑफिस रहता है। अब उसके पास गाड़ी है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर डालूंगा तो पत्र जल्दी निकल जाएगा, या दूसरे जगह डालूंगा तो पत्र जल्दी निकल जाएगा। तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो गाड़ी से जा करके या कैसे भी जा करके वो 3 डाकखानों में कहीं पर भी पत्र को डाल सकता है। तो व्यक्ति का पहला पत्र 3 डाकखानों में से 3 डाकखानों में 3 प्रकार से डाल सकता है। अब पहला पत्र को तो वो 3 प्रकार से डाल दिया। हमको प्रश्न में ये बोला था कि चाहे कितनी बार भी प्रयोग किया जाए, मतलब एक बार पत्र डाल दिए एक डाकखाने में तो दूसरी बार वहां पर पत्र नहीं डलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक डाकखाने में तो बहुत सारे पत्र डलते हैं। तो कुछ व्यवहारिक चीजों को भी हमको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति का पहला पत्र 3 डाकखानों में 3 प्रकार से डाल सकता है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व 6वां पत्र भी वह डाक खानों में 3 तरह से डाल सकता है। उसकी जहां इच्छा होगी 3 डाकखानों में, वो 3 डाकखानों में दूसरा पत्र को भी वो 3 तरह से डाल सकता है। शुरू में डाला था उसको छोड़ दिया, दूसरे 3 में डाल दिया, किसी में भी डाल दिया वो। तो इस तरीके से इसी तरह वह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व 6वां पत्र भी वह डाकखानों में 3 तरह से डाल सकता है। 3 तरह से डाल सकता है। अतः अभिष्ट तरीके का मतलब पहला पत्र वो 3 तरीके से डाला,
दूसरा पत्र भी वो 3 तरीके से, तीसरा भी 3, चौथा भी 3, पांचवा भी 3 और छठवां भी 3। सभी पत्रों को वो 3-3 तरीके से डाला। या अब हम इसको या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 की घात 6 लिख सकते हैं। यह आ गया ना, क्रमचयों की संख्या n की घात r। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, वो 3 की घात 6। अब 3 का गुणा जब हम 6 बार करते हैं तो कितना आ जाता है। कभी भी जब छोटी राशि हो और घात ज़्यादा हो तो गुणा करते समय आप उसका उंगली का उपयोग कीजिए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, फिर एक 3 बचा, 5 हो गए, 243 तिया 729। तो ये 6 बार हो गए, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 729। और यही 729 जो तरीका है क्रमचयों की संख्या होगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। उसके बाद एक आध प्रश्न और लेते हैं इसी में से। एक प्रश्न हम लेते हैं, इसका 8वें नंबर का प्रश्न है। वह प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों से बनेंगी यदि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार ही क्यों न हुई हो। प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार ही हो सकती है। कहने का आशा यह है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों से बनेंगी यदि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार ही हो सकती है। अब 5 अंकों की संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 अंकों की जो संख्या होंगी वो 10,000 से बड़ी बनेंगी। ठीक है ना, 99,999 तक के संख्या हमारी बनेंगी। 5 अंक की संख्या 99,000 तक के हो सकती है। अब इसका हम हल देखते हैं। इसके हल निकालने में कि 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए 5 स्थानों को अंकों से भरना है। ठीक है ना, तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए 5 स्थानों को 5 अंकों से भरना है। किंतु प्रथम स्थान में 5 अंकों की संख्या में प्रथम स्थान में 0
प्रथम स्थान में शून्य नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है ना। यदि किसी के प्रथम स्थान में हम शून्य को रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 अंक की संख्या बन जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे कि हम 0 1 2 3 4 लिख दिए, 5 अंक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 5 अंक दिख रहा है और पहले जगह में हम शून्य को रख दिए तो हमारे पास बचे कितना अंक, हम इसको क्या पढ़ेंगे 1234, ये तो 4 ही अंक हुआ। तो हम पहले स्थान में शून्य को नहीं रख सकते। तो जब हम पहले स्थान में किंतु प्रथम स्थान में हम शून्य नहीं रख सकते, नहीं हो सकता। और जब प्रथम स्थान में हम शून्य को नहीं रखेंगे तो कुल नहीं हो सकता, तो कुल हमारे पास 9 अंक होंगे। यहां पर देखिए हमारे पास कितना अंक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक दिया है। अब उसमें से हम शून्य को नहीं रख सकते तो हमारे पास बचे कितना अंक, 9 अंक। तो प्रथम स्थान में जब हम शून्य को नहीं रखेंगे तो हमारे पास कुल 9 अंक होंगे। इस 9 अंकों को हम प्रथम स्थान में भर सकते हैं तथा शेष, तो हमारे पास कुल 9 अंक होंगे तथा शेष 4 स्थानों को हम 10-10 प्रकार से भर सकते हैं। पहले में भर हम शून्य नहीं रखेंगे, लेकिन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। हम एक उदाहरण भर ले रहे हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, क्योंकि पूरी संख्या को तो नहीं लिख सकते। शून्य को हम पहले में नहीं रख सकते, लेकिन शून्य को हम दूसरे में रख सकते हैं। तो ये 10,234 हो गया, एक अंक बन गया ये 5 अंकों का। तो इसी तरीके से हमको ये बताना है कि 5 अंकों के कितने क्रमचय बनेंगे, कितने सारे अंक बनेंगे उन 10 अंकों में से जो 0 से लेकर के 9 तक के दिए हैं। तो पहले स्थान के लिए हमारे पास 9 अंक है और शेष 4 स्थानों के लिए को हम 10-10 प्रकार से भर सकते हैं। अतः अभीष्ट तरीके, अब अभीष्ट तरीके बराबर क्या हो जाएगा, पहले स्थान के लिए 9, दूसरे स्थान के लिए 10, तीसरे के लिए भी 10, चौथे के लिए भी 10 और 5वें के लिए भी 10। सभी क्रियाएं साथ साथ चलेंगी तो सबका हम गुणा कर देते हैं। पहले आप 9 को लिख दीजिए, 1 2 3 और 4 शून्य है, 1 2 3 और 4 शून्य लगा दिए। तो इस तरीके से हम, यदि हमारे पास 10 अंक हो और 5 अंकों की संख्याएं बनानी हो तो 90,000 संख्याएं बनेंगी। यदि आप सवेरे बनाने के लिए बैठोगे तो रात हो जाएगा, लेकिन अंक खत्म नहीं होगा आपका बनाने का, इतने सारे अंक बनेंगे। तो इस कारण हम इनको इन सूत्रों की सहायता से कुल अंकों की संख्या कितनी बनेंगी ये निकाल लेते हैं, क्योंकि लिख करके हम देखेंगे एक एक अंक तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा उसी प्रश्नावली का एक और सवाल। इस सवाल को लिखिए और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि वृत्तीय क्रमचय क्या होता है, वृत्तीय क्रमचय के प्रश्नों को हम हल किस तरीके से करते हैं, और ये हमारा क्रमचय का आखिरी प्रश्नावली होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम संचय क्या होता है। चलिए इसको लिखिए। लिख लिए। चलिए इसके बाद प्रश्नावली 5.5 भी आपका कंप्लीट हो गया।
इसके बाद एक क्रमचय का एक अलग प्रकार वृत्तीय क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे कि हम वृत्तीय क्रमचय किसे कहते हैं। नाम से ही जैसे स्पष्ट है, वृत्ति, वृत्त मतलब क्या होगा इसका, यदि हम सीधा सीधा अर्थ निकालना चाहें तो उसका अर्थ यह निकलेगा कि किसी वृत्त के परिधि के चारों ओर वस्तुओं के जो क्रमचय होते हैं उसे हम वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। किसी वृत्तीय क्रमचय को हम ये बोल सकते हैं, वृत्तीय क्रमचय में वृत्त के परिधि के चारों ओर के चारों ओर वस्तुओं के क्रमचय को वृत्तीय क्रमचय कहते हैं। अभी तक के आपने जो क्रमचय पढ़ा वो क्रमचय कहलाता है हमारा रेखीय क्रमचय। रेखीय क्रमचय मतलब वो एक सरल रेखा में होता है और उसके दो सिरे होते हैं। कोई भी अंक को या अक्षर को हम जमाएंगे, जैसे हमारे पास 5 अक्षर है मान लेते हैं उदाहरण के लिए, A, B, C, D और E, ये कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। अब यदि इस 5 अक्षर को हम जमाते हैं तो किस तरीके से हम इसको जमा सकते हैं? देखिए, इसको तो हम A, B, C, D, E लिख सकते हैं, B, C, D, E, A लिख सकते हैं, C, D, E, A, B लिख सकते हैं, D, E, A, B, C लिख सकते हैं, E, A, B, C, D लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस क्रमचय को यदि हमारे पास 5 अक्षर हैं तो A से स्टार्ट किए, A, B, C, D, E, इसके 2 सिरे मिल रहे हैं, एक सिरे A में और दूसरा आखिरी सिरा E में। वैसे ही B, C, D, E, A प्रत्येक में 2-2 सिरे मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, यहाँ हम A लिख दिए, ये B, ये C, D और ये E लिख दिए। अब इसको पूछे कि इसका सिरा कहाँ पर है, बता सकते हो क्या इसका सिरा कहाँ पे है? बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, रोटी का मुंडी नहीं होता है, वैसा ही हमारा यह वृत्तीय क्रमचय है। यहां पर देखिए A, B, C, D, E, E से स्टार्ट करेंगे तो E, A, B, C, D, D से स्टार्ट करेंगे तो D, E, A, B, C, कहीं पर भी इसका कोई सिरा नहीं है। तो जब किसी क्रमचय के कोई सिरे नहीं हो और उसको वृत्त की परिधि में दर्शाया जाए क्रमचयों को, तो हम उसको कहते हैं वृत्तीय क्रमचय। अब वृत्तीय क्रमचय हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। वृत्तीय क्रमचय का प्रकार, ये किस तरीके से 2 प्रकार का होता है? पहला प्रकार जिसमें भेद नहीं हो, जिनमें भेद न हो, जिनमें भेद न हो। और वृत्तीय क्रमचय कहने का आशय ये देखो कि यदि कोई फूल का माला बना हुआ है, फूल समझते हो ना, और उसका जब हम माला बनाते हैं तो माले में एक एक फूल डालते हैं, या मोतियों की माला बनाते हैं तो एक एक हम उसमें मोती डालते हैं। अब हम उसको किसी भी तरीके से देखें, जैसे यदि ये हमारे मोती है, यहाँ पर हम इधर से भी देखते हैं तो हमको वो मोती का माला दिखता है। ये जो देखने का तरीका है इस तरीके का, ये घड़ी के सुई की दिशा है, घड़ी के सुई की दिशा, तो जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा। और दूसरा आता है हमारा वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत।
घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत। अब यदि यही वही मोती की माला ये है और हम इसमें एरो का निशान घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत लगा दिए, इसमें घड़ी की दिशा में लगा है, एरो का निशान दिख रहा है, ये एरो का निशान है, ऐसे घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, और इसमें ये उल्टा लगा है इधर से। लेकिन आप इस दोनों को देखोगे मोतियों की माला के उदाहरण में, कहीं से भी घुमा करके देखोगे तो आपको माला ही दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। तो घड़ी की दिशा को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा को हम वामावर्त बोलते हैं। तो इसमें इस तरीके के क्रमचय में कोई भेद नहीं होता है, इस तरीके के क्रमचय में कोई भेद नहीं होता। दूसरा जो प्रकार आता है हमारा जिसमें भेद हो, दूसरा प्रकार जिसमें भेद हो वृत्तीय क्रमचय में। भेद हो का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक यही जो चित्र बना हुआ है इसी चित्र में बता देते हैं, A B C D और E लिखा हुआ है। अब इसमें आप घड़ी की दिशा में ये एरो लगा दिए इधर, ये दक्षिणावर्त दिशा आ गया, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद E, ठीक है। अब यदि आप इसमें यहां पर A है, ये B, ये C, D और E, अब हम एरो का निशान इस तरीके से लगा दे रहे हैं। पहले वाले में देखिए कि संख्या के एक ओर B है एक दिशा में और दूसरी ओर E है, लेकिन दिशा यहां पर बदल गया है, यहां पर दिशा बदल गया है। देखिए उदाहरण जैसे आप ये बोल सकते हो, इसका एक उदाहरण कि कोई मेज में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्तियों का समूह बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब 5 लोग, इसको जैसे मिटा देते हैं हम, तो उस उदाहरण से वो चीज आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम भेद को कहते हैं। ये गोल मेज है, ठीक है, और यहां पे इस पास में बोलना चाहिए राम, श्याम, मोहन और कृष्ण और पांडु। इस तरीके से राम, श्याम, मोहन, कृष्ण और पांडु, ये 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 5 लोग बैठे हुए हैं, अब ये घड़ी की दिशा की ओर है, घड़ी की सुई की दिशा की ओर है, तो राम के बगल में कौन बैठा है, श्याम, राम के दाहिनी ओर कौन बैठा है, श्याम। लेकिन यदि इसका दिशा विपरीत हो जाता है तो क्रम भी बदल जाता है, क्योंकि जब इसका दिशा इस तरीके से विपरीत हो जाएगा तो यहां पर राम है तो इस तरफ कौन है, पांडु है। यदि हम चिन्ह को विपरीत कर दिए तो एक तरफ इधर श्याम है, इधर पांडु है, तो उसका क्रम बदल गया, उसका क्रम बदल गया। तो इसमें क्या हो गया, वो भेद हो गया। और जब भेद होते हैं तो रेखीय क्रमचय कम बनते हैं, और जब भेद नहीं होते हैं तो रेखीय क्रमचय अधिक बनते हैं। तो ये तो हुआ हमारे वृत्तीय क्रमचय के प्रकार। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भेद होना और दूसरा भेद नहीं होना। और जब भेद नहीं होता है तो उसके जो रेखीय क्रमचय होंगे वो ज्यादा बनेंगे, और जब भेद होगा तो रेखीय क्रमचय कम बनेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके सूत्र की उत्पत्ति में आते हैं। एक चीज हम देख रहे थे कि जब हम यहां पर रेखीय क्रमचय का उदाहरण बताए थे, राम, कृष्ण, मोहन और एक नाम उसमें लिख दिए थे पांडु, और जब हमने पांडु नाम लिखा तो आप सभी लोगों के चेहरे में चमक आ गई। लेकिन आप जानते हो कि ये पांडु कौन था?
कौन था पांडु? महाभारत की कहानी आप पढ़िएगा, उस महाभारत के कहानी में एक पात्र का नाम पांडु है, और यदि मैं उस पात्र का पूरा कहानी अभी आपको बता दूं तो मेरा पीरियड इसी तरीके से निकल जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल घर जाकर के महाभारत की कहानी पढ़िएगा तो आपको उस पात्र का नाम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तु लेने पर बने वृत्ताकार क्रमचयों की संख्या। अब हमको इसमें संख्या निकालना है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तु लेने पर बने वृत्ताकार क्रमचयों की संख्या। अब यहाँ पर दो स्थिति आता है। पहला स्थिति जब भेद हो, जब दोनों में भेद हो। भेद हो का मतलब यदि उस वृत्ताकार के चारों ओर कोई व्यक्ति बैठे हों, या उस वृत्ताकार के चारों ओर कोई अक्षरों को हम जमा रहे हों, या उस वृत्ताकार के चारों ओर कोई संख्या को हम जमा रहे हों, तो इनमें भेद होगा। ठीक है, तो जब भेद होते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है, भेद हम यहां पर लिख देते हैं, यदि x क्रमचय बनते हो। भेद होने पर यदि x क्रमचय बनते हो तो संगत रेखीय क्रमचय XR होंगे। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में R वस्तु लेने पर वृत्ताकार क्रमचयों की संख्या। यदि क्रमचयों की संख्या x बनती हो तो रेखीय क्रमचय, क्योंकि R अलग अलग बनेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। रेखीय क्रमचय कितना आ जाएगा हमारा XR। और n वस्तु में से हम कितना वस्तु लिए हैं, R वस्तु लिए हैं, अतः क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि XR बराबर NPR। क्रमचयों को हम इसी तरीके से लिखते हैं, XR बराबर NPR, और X का मान हम निकालेंगे तो NPR बटे क्या हो गया, R हो गया, NPR बटे R। अब ये जो स्थिति हम बता रहे हैं वो किस परिस्थिति में बता रहे हैं, भेद होने पर XR बराबर NPR, तो X बराबर आ गया, इसको बराबर का चिन्ह यहाँ आना चाहिए, X बराबर NPR बटे R। अब यदि थोड़ी देर के लिए n बराबर R हो तो n बराबर हम R को लेते हैं तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू NPN बटे n लिख सकते हैं, NPN बटे n, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटे n माइनस n का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया n, इसी को आगे हम बढ़ा दिए तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 0 और ये इंटू n और n कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, पिछली क्लास में बताया जा चुका है। तो इस तरीके से क्या आ गया, n माइनस 1 का
फैक्टोरियल, किसके बराबर, x के बराबर। या हम ये बोल सकते हैं कि जब n असमान वस्तुओं से हम r वस्तु को लेकर वृत्ताकार क्रमचय बनाते हैं तो उस परिस्थिति में जब भेद होता है का मतलब वृत्त के अंतर्गत जब हम क्रमचय बना रहे हैं जो अलग अलग हों, उसके चारों ओर चाहे व्यक्ति बैठे हों, चाहे कोई संख्या रखे हों, चाहे कोई अक्षर रखे हों, तो उस परिस्थिति में हमारा जो वृत्तीय क्रमचयों की संख्या होती है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और एक दूसरी स्थिति आती है कि जब भेद न हो, जब भेद दोनों तरफ से एक समान हो, भेद न हो, उस परिस्थिति में देखिए यहां पर लिख देते हैं दूसरा, जब भेद न हो। भेद न हो का उदाहरण आप समझ सकते हो, आपको हम बताए थे कि एक फूल की माला। अब फूल की माला जब हम लेंगे, यदि क्रमचय, यदि x वृत्तीय क्रमचय बनते हों तब रेखीय क्रमचय x इंटू 2r होगा। अब यहां पर देखिए जब भेद न हो बोल करके बोल रहे हैं तो उस परिस्थिति में रेखीय क्रमचय कितना बन रहा है, x इंटू 2r। कोई भी चीज को देखिए, जब हम उस वृत्तीय क्रमचय में फूलों की माला को रखते हैं तो दोनों तरफ से उस फूलों की माला एक ही समान दिखेगी, और रेखीय क्रमचय के रूप में जब हम उसको दिखाएंगे, किसी तरफ से हम बांटे, उदाहरण के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 और 5 है, ये फूलों की माला है। यदि एक ही समान फूलों की माला है और ये एरो का निशान है, इस तरीके से एरो का निशान है, जब हम इसका रेखीय क्रमचय बनाएंगे तो इधर से भी वो 5 आएगा और जब हम इस तरफ से भी वो 5 आएगा। दोनों स्थितियों में भेद नहीं दिखेगा, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो एक बार में इस तरफ से क्रमचयों की संख्या, रेखीय क्रमचय की संख्या r बनी, इधर से भी r बनी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो 2r हो जाएगा। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, x इंटू 2r कुल क्रमचयों की संख्या होगी। अतः हम इसको क्या बोल सकते हैं, x इंटू 2r बराबर npr। अब यदि n इक्वल टू r हो तो इसको मिटा देते हैं इधर का, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 2n बराबर npn, या x इक्वल टू फैक्टोरियल n 2n और n माइनस n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 2n और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0। अब यहां से n और n कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/2 n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम क्या पाए कि जब हम भेद नहीं होता है, उदाहरण के लिए फूलों की माला का किए, तो उसमें बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या कुल क्रमचयों की संख्या जो हमको प्राप्त होती है उसकी आधी होती है, n-1 का फैक्टोरियल बटे 2 ये हमको प्राप्त होता है। तो बस ये दो चीज हमारा इसका महत्वपूर्ण है, भेद होने पर और भेद नहीं होने पर। ध्यान रहेगा, दो सूत्र निकला था हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक निकला था x बराबर n-1 का फैक्टोरियल और दूसरा निकला था x बराबर 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ये दो महत्वपूर्ण हमको
सूत्र प्राप्त हुए थे। इसके प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली 5.6। एक प्रश्न ले लेते हैं इसका। जैसे दूसरा प्रश्न है कि छह मित्र गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। छह मित्र गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। अब इसके हल में हम सबसे पहले तो लिख देते हैं कि भेद है। भेद है कि नहीं? छह मित्र है, एक तरफ अलग बैठेगा तो दूसरे तरफ अलग बैठेगा। यदि फूल रहता तो भेद नहीं होता, लेकिन मित्र है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भेद है। और यदि इनका भेद है तो सीधा वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, और जब भेद होता है तो वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या होती है? x = n-1 का फैक्टोरियल। n का मान है यहाँ पर 6, तो 6 ऋण 1 पूरे का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और ये आ गया 120। यदि गोल मेज में वो बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर डाइनिंग टेबल में जिस तरीके से बैठते हैं, तो उसमें वो यदि 6 मित्र हैं और उसके चारों ओर गोल घेरा बना करके बैठ रहे हैं, तो हम उसको 120 तरीके से, अलग अलग 120 तरीके से बिठा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक छोटा सा और प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लिख लें कि 10 भिन्न प्रकार के फूलों से, 10 भिन्न प्रकार के फूलों से कितने वृत्तीय क्रमचय बनाए जा सकते हैं। कितने वृत्तीय क्रमचय बनाया जा सकते हैं? तो यहां पर हमारा जब हम हल लिखेंगे तो लिख देंगे भेद नहीं है, और जब भेद नहीं है लिखेंगे तो उस भेद नहीं है के लिए हमारा क्रमचय संख्या यहां पर लिख देते हैं वृत्तीय क्रमचय, और भेद नहीं में 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, 1/2, 10 में से ऋण 1 गया फैक्टोरियल, तो ये 9 का फैक्टोरियल बटे 2। और आप जब इस 9 का फैक्टोरियल को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल। 9 का मान होता है 36, 28, 80/2, और जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18, 1440, 1,81,440। तो जब हम इसका भेद यदि उसमें नहीं होता है तो उस परिस्थिति में 10 फूल हैं हमारे पास, तो इतने प्रकार से माला बनाए जा सकते हैं, कोई फूल को कहीं पर, कोई फूल को कहीं पर रख करके। तो इस तरीके से आपका ये वृत्तीय क्रमचय भी समाप्त हुआ और पूरे ये क्रमचय के चैप्टर समाप्त हो गए। इसके पश्चात आता है संचय। इस प्रश्नावली में आपके 2-4 सवाल हैं, तो बाकी सवाल आप लोग इसको कर लेंगे और फिर अगले कालखंड में हम संचय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।